आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां एक निजी अस्पताल में इलाजरत युवक की मौत के बाद उनके परिजनों ने हंगामा किया है। घंटों तक सड़क जाम रखा। नाराज परिजनों ने क्लिनिक संचालकों के साथ मारपीट भी की है। इतना ही नहीं, मौके पर जब पुलिस पहुंची तो लोगों को समझाने का उन्होंने प्रयास किया, तो जो गुस्साए लोग थे, आक्रोशित लोग थे, उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे। मजबूरन पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया जा रहा है और आक्रोशित लोग भी पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर रहे हैं। तनातनी दोनों तरफ से है। महिलाओं की तादाद इस भीड़ में ज्यादा थी। जो नाराज लोग हैं वो डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। युवक की मौत के बाद जो उनके परिजन थे हंगामा करने लगे। हालांकि पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें समझाने के लिए, लेकिन भीड़ काफी उग्र थी और वो डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लेकिन इस बीच हाथापाई शुरू हो गई और दोनों तरफ से घमासान शुरू हो गया। हालांकि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग जरूर किया और जो भीड़ थी उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। मैंने जब क्या है हमको कहा था डॉक्टर से कहा था ये कि डॉक्टर ऐसा घटना किसी के साथ नहीं हो। आम पब्लिक किसी के साथ ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। कल आपके परिवार के साथ भी हो सकता है। जहानाबाद से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं और जो चेकिंग में शामिल थे सभी पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। कल युवक को एएसआई ने गोली मारी थी और पुलिस ने आरोपी एएसआई को अरेस्ट कर लिया है। आपको बताएं कि युवक को गोली मारने के मामले में एसपी दीपक रंजन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने बताया कि आरोपी एएसआई मोहम्मद मुमताज पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ओखरी थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और यहाँ पे बिल्कुल अवांछित था और जो ये पदाधिकारी इनके बारे में मैंने और भी पता कराया तो पता चला कि पहले भी इस तरीके से कुछ संदिग्ध अपना फायरिंग किए हैं, जो कि उसका लिंक तो स्टेब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन सुनने में ये बातें आई तो इनका पहले का भी चरित्र देखते हुए इनको तत्काल प्रभाव से ही मैंने बोला कि हिरासत में लिया जाए, क्योंकि इसको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। जहानाबाद की ओकरी पुलिस पर गंभीर आरोप लगे थे। जाहिर है मामला बड़ा था, ऐसे में एसपी ने जल्दी ही इसको लेकर एक्शन दिखाया। जो एएसआई हैं उनको निलंबित करने के साथ ही जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं थाना के 2 अधिकारी और 2 सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एएसआई पर कार्रवाई क्या होती है ये तो प्रोसीजर है, लेकिन फिलहाल इस कार्रवाई से इतना तो तय हुआ है कि दोषी चाहे जो भी हो उसे बचना नहीं चाहिए। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। और जहानाबाद से ही बड़ी खबर है। एएसआई को कोर्ट में पेश किया गया है। कल युवक को गोली मारी गई थी और थोड़ी देर में एएसआई को जेल भेजा जाएगा। ये बड़ी खबर जहानाबाद से अभी जिस पर जानकारियां हम आपको दे रहे थे। अभी जो खबर है उसके मुताबिक एएसआई को कोर्ट में पेश किया गया है और कल युवक को एएसआई ने गोली मारी थी। थोड़ी देर में एएसआई को जेल भेजा जाएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, एएसआई को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसने युवक पर गोली चलाई थी और जो तस्वीरें हैं, और पेशी के बाद इसे जेल भेजा जाएगा थोड़ी ही देर में। ये बड़ी खबर। अगली खबर सहरसा से, जहां सिविल कोर्ट के बरामदे में प्रभाकर कुमार के मर्डर के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद पुलिस मुस्तैद जरूर हुई है, लेकिन विधिवेत्ता संघ ने घटना की निंदा की, नाराजगी जताई और कल मंगलवार को हत्या के मामले में प्रभाकर कुमार की पेशी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बेशक बहुत ही निंदनीय है और ये दुखद है जो कोर्ट प्रीमाइसेस में आके किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर को गोली मार दे कोई आके बाहरी आदमी, ये वास्तव में निंदनीय है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम होगी। जो पुलिस यहाँ दिया जाता है, जो प्रॉपर पुलिस होना चाहिए, जिसके पास राइफल चलाने का स्किल्ड पुलिस,
जो आज दिया गया है, जैसे कमांडो ये सब देख रहे हैं, उस तरह की पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, जो नहीं थी, जिसके कारण ऐसी चूक हुई है। गोपालगंज में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने हरियाणा से 2 बड़े शराब तस्कर को पकड़ा है और ये तस्कर हरियाणा से बिहार में शराब की तस्करी करते थे। एसपी ने एसआईटी का गठन किया था। इसके बाद टीम हरियाणा जाकर इन्हें गिरफ्तार की और गोपालगंज लाकर पूछताछ कर रही है। दोनों तस्कर हरियाणा में बैठकर बिहार में शराब का कारोबार आराम से कर रहे थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और जल्द ही बिहार में इनके गुर्गों का खुलासा होगा। पहला जो ट्रक का मालिक है उसका नाम है यशवीर सिंह, ये जिला करनाल का रहने वाला है। और दूसरा जो अपराधी है वो है राजेश, वो भी जिला करनाल हरियाणा का रहने वाला है। ये हरियाणा से बिहार में सप्लाई करते थे सर? हरियाणा से बिहार में ट्रक से के माध्यम से शराब की सप्लाई करते थे। 2019 में एक ट्रक पकड़ा गया था, उसमें इनका नाम आया था। पुलिस की वो कई वर्षों से इनकी तलाश थी। इसी क्रम में हम लोग को जब सूचना मिली तो हमारी टीम गई, इन दोनों को गिरफ्तार कर लाया गया है वापस। इधर गया में मौत का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हाईवे पार करने के दौरान तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया। दोनों की मौके पर मौत हो गई और हादसे की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। यह घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के इचुआ के नजदीक की है। पेट्रोल पंप के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई और आपको बताएं कि दंपति के घर में चैती छठ मनाया जा रहा था और छठ पूजा के बाद दोनों छठ का प्रसाद वितरण करने के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ और इस हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को भी चोट आई है। सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर पटना के बापू सभागार में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सम्राट अशोक की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। 2024 लोकसभा चुनाव से लेकर राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले और सम्राट चौधरी के बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर नीतीश ने बयान दिया। सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वोट के बारे में, किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए, हम जब से राज पीछे करो, मेरा गर्दन कर देगा, और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो देखिए न क्या बोलते हैं वो, क्या नहीं बोलते हैं, उनकी आदत है। तो उसमें हमको क्या करना है? तो ना परेशान कर क्या फर्क दिया? हमको कोई मतलब है? आप सब लोगों को एकदम नियंत्रण में कर लिए हैं, तो इसीलिए जो हम लोग कमा करते हैं उसका कोई खबर आता है? इस सब का हम ध्यान देते हैं। अब आप सोच न लीजिए, आपको तो एक कहते नहीं कौन किया, कौन लाया, उपेंद्र कुशवाहा को हम शुरू में साथ में था, उसको क्या बनाए, भाग गया, अब फिर उसको लाके बना दिए राज्यसभा में, अब फिर भाग गया, अब फिर आकर के इस बार आया। हम कह रहे थे कहाँ था जी ना, हम कभी नहीं जाएंगे, फिर भाग गया, तो कोई मतलब है? आज दूसरा आदमी का नाम ले रहे हैं, कहाँ था बताइए ना, कौन पार्टी में थे? आरजेडी में, और उसका हाथ छोड़ करके आ गया आपको जेडीयू में, आप चला गया है उधर। ये सब का कोई मतलब? बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर न्यूज 18 से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी नीतीश से अच्छा मुख्यमंत्री साबित होंगे। सम्राट चौधरी जो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद पटना पहुंचे हैं, सर कैसी रही मुलाकात और क्या कुछ बिहार पे चर्चा हुई? संगठन को मजबूत करना है बिहार में, और संगठन कैसे और मजबूत हो सकता है उस पर चर्चा। तो आगे क्या विजन है सर? हर अध्यक्ष का कोई न कोई रोड मैप जरूर होता है, आपका रोड मैप क्या है बिहार को लेकर? अभी सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठूंगा, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के
साथ मिलकर तय करूंगा कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है। सर, पटना में पोस्टर लग रहे हैं कि बिहार का योगी के तौर पे सम्राट चौधरी को आगे करने की तैयारी हो रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार में हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो नीतीश कुमार से अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। सर, बिहार में योगी मॉडल की चर्चा होने लगी और सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही है, तो क्या आप चाहेंगे कि बिहार में भी योगी मॉडल हो और आप उस रास्ते पे आगे बढ़ें? नहीं, ऐसा कोई ख्वाब हम लोग नहीं रखते हैं। बिहार के संगठन को ठीक करने का जिम्मेदारी हमको मिली है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं सर, कई बार आप लोगों ने सवाल उठाया कि यूपी मॉडल का बिहार में भी यहाँ पे होना चाहिए, तो क्या सम्राट चौधरी को आने वाले समय में योगी मॉडल के तौर पे देख सकते हैं? मैंने कहा मेरे को संगठन का काम मिला है। सरकार तो समय और सरकार जनता का आशीर्वाद होगा तभी कोई सरकार बनेगी। तो चलिए, था हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद पटना पहुंचे हैं और उनसे कई बार ये सवाल पूछा गया योगी मॉडल को लेकर, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये सवाल टाल दिया। लेकिन पटना के कई जगहों पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जिसमें सम्राट चौधरी को बिहार के योगी के तौर पर पेश करने की तैयारी बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से देखी जा रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार सुर्खियों में, और इस बीच पटना में कई जगह लगे पोस्टर से ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या बिहार के फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी को बीजेपी योगी के तर्ज पर बिहार में आगे बढ़ाने की तैयारी में है, क्योंकि पोस्टर में सम्राट चौधरी को बिहार का योगी बताया जा रहा है, जिसके बाद सियासत तेज है। पोस्टर जब अपने ही खर्च पर बनवाना है और अपने ही खर्च पर होर्डिंग लगवाना है, वो कोई सरकारी खर्च तो है नहीं कि भाई इनको प्रोजेक्ट कर दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री ने इनको मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया। अरे भाई, अपना पैसा खर्च किया तो आप भी अपना पोस्टर लगवा सकते हैं, इसमें कोई रोक है क्या? अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में जिसे प्रोजेक्ट करना है करे, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, हमारा उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं बनता है। लेकिन इतनी जो पोस्टरबाजी की गई प्रदेश अध्यक्ष के बनाने पर, तो कहीं न कहीं भाजपा अपने आप में, उनकी चूंकि मोरल डाउन था, अपने आप में जान फूकने की कोशिश कर रही है। भाजपा के सभी जोगी अब भोगी हो गए हैं, इसीलिए जनता भाजपा के किसी जोगी को सत्ता भोगने के लिए सत्ता पर नहीं बैठाएगी। बिहार की जनता वर्तमान सरकार से खुश है। अब पुनः आने वाले समय में जनता की सेवा करने वाले महागठबंधन सरकार को ही बनाएगी। राहुल गांधी की सदस्यता जाने और घर खाली कराने को लेकर बिहार कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। नाना पटोले ने कहा कि नीरव मोदी और ललित मोदी पर टिप्पणी देशद्रोह कैसे हो सकता है, और ऐसे तो गांधी परिवार के बारे में बोलना भी देशद्रोह है। नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में बोलना यानी देशद्रोह होता है, तो गांधी परिवार के बारे में बोलना भी तो ये देशद्रोह होता है। ललित मोदी, नीरव मोदी तो देश से पैसा लेके भागे हुए, जनता का पैसा लेके भागे, भगोड़े लोग हैं। उन लोगों को अगर हमने चोर बोला तो हम देशद्रोही है। तो गांधी परिवार को अपमानित करने का फिर ये तो बड़ा देशद्रोह है। तो बीजेपी के लोग क्या गांधी परिवार से माफी मांगेंगे? ये सवाल हमारा है। सासाराम में आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पूरे देश में कोई विकल्प नहीं है। 2024 के चुनाव तक कोई और विकल्प दिखाई नहीं देता। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में विपक्ष बिखरा हुआ और ऐसे में दूर दूर तक नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प भी नहीं है। अब तो लोकसभा चुनाव सामने है, साल भर से भी कम समय एक तरह से। इस बार फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि विपक्ष जिस रूप में बिखरा हुआ विपक्ष है, एक तरह से कहिए कि परेशान विपक्ष है, उसमें नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इनके सामने कहाँ कोई चुनौती हो सकती है। तो कोई चुनौती नहीं है। रेलवे में लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने आरोपियों की चार्जशीट कॉपी देने को कहा है। सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट से सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है और इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख मुकर्रर कर रखी है।
अधिक जानकारी दे रहे हैं सुशील पांडे। लैंड फॉर जॉब के मामले पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान मीसा भारती और राबड़ी देवी समेत सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। हालांकि लालू यादव खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने आज अदालत से अपनी पेशी पर छूट मांगी। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान कई आरोपियों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है लैंड फॉर जॉब के मामले में, उसमें कुछ दस्तावेज उन्हें नहीं मिले हैं, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े सभी दस्तावेज को सौंपा जाए। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान आज सीबीआई की तरफ से यह कहा गया कि सीबीआई 2 से 3 हफ्ते में इस पूरे मामले से जुड़े सप्लीमेंट्री चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल कर सकती है। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि इस पूरे मामले पर अभी जांच चल रही है। इसी मामले में तेजस्वी यादव से सीबीआई ने भी हाल ही में पूछताछ की है और सीबीआई की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि 2 से 3 हफ्ते में सीबीआई इस केस से जुड़े मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई को यह समय दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। 8 मई से पहले सीबीआई इस पूरे मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। उसके बाद देखना बेहद अहम होगा कि इस केस में जो जांच चल रही है उस जांच को लेकर सीबीआई क्या कुछ बड़े खुलासे आने वाले दिनों में करती है। कैमरामैन बीनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय